नमस्कार। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज भारतीय राजनीति में मुलाकातों का दिन रहा। गुपकार गठबंधन के नेताओं ने आपसी मुलाकात की और महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान का राग गा दिया। उधर कांग्रेस के आलाकमान से पंजाब के मुखिया कैप्टन अमरिंदर सिंह मिले और पंजाब कांग्रेस में सिद्धू से चल रहे विवाद पर लंबी चर्चा की। जबकि तीसरे मोर्चे के दिग्गज नेताओं की मुलाकात शरद पवार के घर पर हुई। लेकिन इन सब मुलाकातों में सबसे चर्चित और हैरान करने वाली मुलाकात हुई यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच में। इन मुलाकातों के अपने अपने मायने हैं, इसीलिए आज हमने कहा है एक मुलाकात जरूरी है। जो पिछले 4.5 साल में नहीं हुई, आज वो हुई एक मुलाकात जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। आज वो हुई एक मुलाकात जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। वो एक मुलाकात, ये मुलाकात हुई केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच। हैरानी ये नहीं है कि दोनों मिले, हैरानी इस बात पर हुई कि पिछले 4.5 बरस में पहली बार योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य से मिलने उनके आवास पर खुद पहुंचे। यूपी में एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री बीएल संतोष और प्रभारी राधा मोहन सिंह संगठन के तमाम लोगों के साथ बैठकें कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य के आवास पर पहुंचे हैं और इसके बड़े मायने हैं। इस वक्त जब संगठन की लगातार बैठकें चल रही, कहा जा रहा है कि कोर कमेटी के जो लोग हैं वो यहाँ आवास पर आए हैं और भोजन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केशव मौर्य के यहाँ पहुंचे हैं। इससे पहले संगठन के जो महामंत्री हैं सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह, राधा मोहन सिंह और बीएल संतोष ने कल 3 घंटे तक बैठक की थी और कई बार ये बातें आ रही थी कि जो संगठन में एक साथ सामंजस्य बिठाने की बात है उस पर भी चर्चा हुई थी। और उसके बाद अचानक से 5 साल में पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद केशव मौर्य के आवास पर पहुंचे हैं। ये बड़ी घटना है सियासत के लिहाज से, उत्तर प्रदेश के लिए, बीजेपी के लिए। और जिस तरह से पार्टी संगठन ये कोशिश कर रहा है कि चुनाव से पहले सब चीजें दुरुस्त कर ली जाएं, उसी की एक कवायद लगती है। क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं, ये अपने आप में उत्तर प्रदेश के जो राजनीति है उसमें बड़ी घटना है। इस मुलाकात के मकसद और मायने क्या हैं, वो तो समय बताएगा। लेकिन लंच डिप्लोमेसी के नाम पर केशव के घर पर बीजेपी के आला नेताओं का जमघट लगा था। संदेश ये देने की कोशिश थी कि बीजेपी में सब ठीक है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वाकई क्या बीजेपी में सब ठीक है? इस सवाल का जवाब तो कई बार खुद केशव प्रसाद मौर्य ने ही दिया है। देखिए, चेहरा कौन होगा, किनके चेहरे पे लड़ा जाएगा, बदलाव नहीं बदलाव, यह मेरा विषय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि कांग्रेस की तरह, समाजवादी पार्टी की तरह, बहुजन समाज पार्टी की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। इसमें पार्टी नेतृत्व है, मार्गदर्शक हैं, लोग बैठे हुए हैं, जो उचित अनुचित जो उनको ध्यान में आएगा उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैंने बताया कि एक नेतृत्व है और जो मेरा जिस सवाल का जवाब, मेरे वो अभी मुख्यमंत्री हैं, मैं उप मुख्यमंत्री हूं, तो इस सवाल का जवाब तो राष्ट्रीय नेतृत्व देता है। यह सवाल का जवाब उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में नहीं देता। लेकिन वो नेचुरल फेस नहीं होंगे पार्टी का। मैंने कहा कि जिस सवाल का जवाब पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व दे सकता है, उस सवाल का जवाब प्रदेश का कोई नेता नहीं दे सकता है। केशव प्रसाद मौर्य इस बात को लगातार हवा दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। वो बार बार कह रहे थे कि सीएम का चेहरा भी केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। अकेले केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बगैर लाग लपेट के कहा था कि केंद्रीय नेतृत्व ही बताएगा कि यूपी में बीजेपी का सीएम कौन होगा। पहले भी कहा कि चूंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए अभी चुनाव तो हम उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। लेकिन 2022 के बाद नेतृत्व की दिशा दशा क्या होगी, वो पूरा का पूरा केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है। मतलब कोई ये तो नहीं कह रहा था कि योगी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन कोई ये भी कहने को तैयार नहीं था कि योगी ही यूपी में बीजेपी का चेहरा होंगे।
बीजेपी के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है, ये बड़े नेताओं के बयानों से तो पहले ही साफ हो गया था, लेकिन इसे हवा एक बार फिर दे दी यूपी में बीजेपी के नए नवेले उपाध्यक्ष बने AK शर्मा ने। पूर्व IAS अरविंद कुमार शर्मा ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में लिखा, मेरी राय में आज भी यूपी की जनता PM मोदी से उतना ही प्यार करती है जितना 2013-14 में करती थी। आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए PM नरेंद्र मोदी का नाम और उनका आशीर्वाद ही काफी होगा। वो जननेता हैं, उनके साथ ही पार्टी के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं का भी आशीर्वाद हमारे पास है। तो समझने के लिए आप स्वतंत्र हैं कि चल क्या रहा है। जो समझना है वो समझ लीजिए, चाहे तो मानिए चाहे ना मानिए कि ये एक मुलाकात जरूरी थी या नहीं। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। करीब 4.5 बरस बाद केशव प्रसाद से सीएम योगी की मुलाकात यूपी की सियासत में अलग अलग चश्मे से देखी जा रही है। कुछ इसे बीजेपी के अंदर खाने चल रही उठापटक को दूर करने की कवायद मानते हैं और कुछ इसे केशव प्रसाद मौर्य के बढ़े हुए कद की ओर इशारा करते हैं। तो क्या माना जाए कि यूपी में बीजेपी के लिए केशव प्रसाद मौर्य जरूरी हैं? और अगर हां तो क्यों? इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में है। इस रिपोर्ट को देखिए और तय कीजिए कि वाकई एक मुलाकात जरूरी है। एक तस्वीर दो चेहरे। पहला बीजेपी का हिंदुत्व वाला चेहरा और दूसरा चेहरा अमित शाह की सोशल इंजीनियरिंग का ट्रम्प कार्ड। इन चेहरे में दूरियों की खबर के बीच आज दोनों साथ नजर आए। तो क्या इसे केशव प्रसाद मौर्य को साथ लाने की योगी की कोशिश माना जाए? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछले चंद वर्षों में केशव प्रसाद मौर्य का नाम बहुत तेजी से उभरा और देखते ही देखते भारतीय राजनीति के नामचीन हस्तियों की कतार में शामिल हो गया। मैं मानता हूं कि पिछड़ा वर्ग पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था और आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और 2022 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में, आने वाले जो आगामी चुनाव उनमें भी भाजपा के साथ रहे। उत्तर प्रदेश के सियासत में कुछ ही साल में केशव प्रसाद मौर्य ऐसा ओबीसी चेहरा बन गए जिस पर बीजेपी के बड़े नेताओं को भरोसा है। केशव प्रसाद मौर्य के इस दमखम के पीछे ओबीसी वोटों की वो ताकत है जो अब यूपी में बीजेपी की जीत की गारंटी बन गया है। इस समीकरण की शुरुआत हुई साल 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, जब अमित शाह मोदी को PM बनाने के मिशन में जुटे तो उनकी सबसे पहली नजर यूपी पर थी। कुछ ही दौरे में शाह को ये बात साफ हो गई कि यूपी में जीत के लिए ओबीसी मतदाताओं को फिर बीजेपी के साथ लाना ही होगा, क्योंकि यूपी में कुल ओबीसी वोटर 41% हैं, जिसमें यादव 9% और गैर यादव ओबीसी 32% हैं। बीजेपी को इस चुनाव में 27% यादव, 53% कुर्मी और कोई अन्य ओबीसी वर्ग के 61% वोट मिले। प्रदेश की 80 में से 73 सीटें बीजेपी और गठबंधन के खाते में गई। 2017 में विधानसभा चुनाव आए तो बीजेपी के बढ़ते रथ को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ मैदान में थे, लेकिन अमित शाह के चुनावी प्रबंधन को केशव मौर्य ने जमीन पर ऐसे उतारा कि बड़ी जीत बीजेपी के खाते में आ गई। साल दर साल ओबीसी वोटर्स में बीजेपी की पैठ बढ़ी है, जिसका असर 2019 के लोकसभा चुनाव में साफ देखा गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 23% यादव, कुर्मी कोयरी के 80%, जबकि अन्य ओबीसी के 72% वोट मिले। इसी वजह से आम चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के सामने बीजेपी की शानदार विजय हुई, जिसके पीछे पिछड़े वोटरों की भूमिका अहम रही। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े ओबीसी नेता को नजरअंदाज नहीं कर सकती। यूपी में बीजेपी को ओबीसी वोटरों की ताकत का एहसास है और यही वो वोटर हैं
जिनके साथ आने से यूपी में पहली बार कमल खिलाने का सपना पूरा हुआ था। 1989 से 90 के मंडल कमंडल के दौर में भी इसी ओबीसी वोटरों को एकजुट कर बीजेपी यूपी में बड़ी ताकत बनी थी। तब बीजेपी ने पिछड़ों का चेहरा कल्याण सिंह को बनाया था और वादा किया गया था गुड गवर्नेंस का। कल्याण सिंह के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग बीजेपी के साथ आया और बीजेपी ने यूपी में कमल खिलाकर करिश्मा कर दिया। हालांकि आने वाले वक्त में बीएसपी और एसपी के उभार से प्रदेश में पिछड़ा वर्ग पर बीजेपी की पकड़ कमजोर हुई। यही वजह है कि सूबे की सत्ता हासिल करने के लिए उसे दूसरे दलों का सहारा लेना पड़ा। लेकिन 2014 के बाद ये समीकरण फिर बदला और अब बीजेपी ओबीसी वोटरों के सहारे यूपी में जीत दोहराना चाहती है। सिर्फ केशव मौर्य ही नहीं, बीजेपी की नजर ओबीसी के और नेताओं पर भी है। हाल ही में अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के संजय निषाद की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात इस कड़ी का हिस्सा है। अमित शाह जी हमारे निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा अनुभव और देश के गृह मंत्री, इस नाते राष्ट्रीय नेतृत्व तो अगर ऐसा कोई निर्णय लेता है, माननीय गृह मंत्री जी उत्तर प्रदेश पर ध्यान देते हैं, तो मुझे लगता है हमें फायदा और अधिक रहेगा, मार्गदर्शन मिलता है, एक अनुभव जिनके साथ बहुत लंबा जुड़ा हुआ है। यूपी का चुनाव बीजेपी की साख की लड़ाई है और पार्टी जानती है इसे जीतने के लिए ओबीसी वोटरों का साथ बेहद जरूरी है। आज तक ब्यूरो। 2017 में 403 में से 312 सीटें सिर्फ बीजेपी को मिली थी, जबकि 325 एनडीए गठबंधन को। उसी प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती, इसी वजह से ये तमाम समीकरण बनाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के भीतर। फिलहाल आगे बढ़ते हुए मुलाकात की ओर आगे बढ़ते हुए एक और मुलाकात हुई है तीसरे मोर्चे की। ये मुलाकात शरद पवार के घर पर हुई। तमाम दिग्गज नेता, विपक्षी नेताओं के साथ पवार ने अपने पावर दिखाने के लिए यह बैठक की। लेकिन इस बैठक के बीच जो बातें निकलकर सामने आई वो बताने के लिए काफी हैं कि इस बैठक में मोदी सरकार के खिलाफ तनकर खड़े होने की रणनीति बनाई जा रही है। आप भी देखिए विपक्षी नेताओं ने क्यों कहा था एक मुलाकात जरूरी है। सियासत शय ही ऐसी है, जहां भी मौका मिले बिसात बिछाने लग जाती है। सियासत शय ही ऐसी है, ऐसी ही एक बिसात बिछाने की शुरुआत हो रही है। अभी समय आ गया है कोविड का कंपल्सन अगर थोड़ा रिलैक्स हो गया। नेपथ्य से आती इन आवाजों में शरद पवार और तीसरे मोर्चे के नेताओं का एजेंडा है। इस बैठक में मौजूद विपक्षी नेताओं के साथ नामी हस्तियों के दिमाग में सियासी खाका है। इस बैठक में शरद पवार अपना पावर दिखा रहे हैं। इस बैठक से आती इन आवाजों को सुनिए और समझते चलिए। एनसीपी के माजिद मेमन मेहमानों से रूबरू हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होने का वक्त आ गया है। अभी समय आ गया है कोविड का कंपल्सन अगर थोड़ा रिलैक्स हो गया तो वी शुड डू समथिंग बिकॉज टाइम इज फ्लाइंग and country is going to face lots of challenges in the days to come, and if common man is aggrieved by the current central dispensation, we will be failing in our duties if we don't do anything. अब कई फ्रंट्स पे आज देश में लोगों की चीखों पुकार सुनने में आती है। गरीबी, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, ये वैक्सीन के मामले में मैच हो गया और कीमतें बढ़ रही है पेट्रोल की 150। बैठक में यह भी आरोप लगाया गया कि मोदी सरकार अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को परेशान कर रही है। यानी ये बात तो साफ है कि इस बैठक का मकसद मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करना है। तो क्या इस बैठक के जरिए तीसरे मोर्चे की तैयारी का प्लान बनाया जा रहा है? हालांकि बैठक में शामिल होने वाले नेता ऐसी कवायद से इनकार कर रहे हैं। देखिए, इस मीटिंग के सामने कोई तय एजेंडा है नहीं। इस मीटिंग का मकसद है विचार। राष्ट्रमंत्र आज से ही नहीं, जब भी पहले मिली है, एक ओपन एंडेड आधार पर वार्तालाप का फोरम है। तीसरे मोर्चे की चर्चा इसलिए भी जोर पकड़ रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के सलाहकार रहे प्रशांत किशोर 2 हफ्ते में 2 बार शरद पवार से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि बीजेपी प्रशांत किशोर की इन बैठकों के बहाने विरोधियों पर तंज कस रही है। फैमिली बिजनेस वाली राजनीति करते हैं तो
जो प्रोफेशनल तरीके से चुनाव लड़ा जाता है वो उनको आता नहीं है। और कुछ कंपनियां हैं ऐसी जो चुनाव लड़ने का मदद करने का काम करती हैं, उनको अपना बिजनेस चलाना है तो वो सबको प्रधानमंत्री बनाने का कार्यक्रम चलाएंगे, तभी पैसा कमाएंगे, नहीं तो पैसा कैसे कमाएंगे। एक सवाल ये भी है कि अगर मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष का कोई मोर्चा बना तो क्या कांग्रेस इसमें शामिल नहीं होगी? क्योंकि विपक्षी दलों की बैठक में पवार ने किसी भी कांग्रेसी नेता को नहीं बुलाया। कांग्रेस पार्टी पहले आती रही है और इसमें कोई अनिवार्यता भी नहीं है कि कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से आए। पहले मनीष तिवारी, शत्रुघ्न सिन्हा, रेणुका चौधरी, वो लोग इसमें हिस्सा लेते रहे। बैठक में क्या रणनीति तय होती है आगे, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर पवार की अगुवाई में विपक्ष का मोर्चा तैयार होता है तो बीजेपी के सामने ये एक नई चुनौती होगी। पौलमी साहा के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। बैठक के अंदर क्या बात हुई आपने वो तो देख लिया, मगर बैठक के बाद जब माजिद मेमन सामने आए तो उनकी भाषा बदली सी थी। सुनिए। ये राष्ट्रमंच की सभा एंटी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करने के लिए शरद पवार जी ने बुलवाई, ऐसी कोई बात नहीं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सभा शरद पवार साहब के मकान पर हुई है, लेकिन ये शरद पवार साहब ने नहीं बुलवाई है। पहली बात, ये सभा राष्ट्रमंच के प्रमुख हमारे यशवंत सिन्हा जी की तरफ से बुलाई गई थी और हम सब जो राष्ट्रमंच के फाउंडिंग मेंबर्स हैं या कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने सब सहयोग के साथ इस सभा का आयोजन किया था। अब ये राष्ट्रमंच आगे किस तरह की चुनौती सरकार के सामने पेश करता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन मुलाकातों की कड़ियां लड़ियां बनकर जुड़ती जा रही हैं। तो आइए एक और मुलाकात के बारे में आपको बता देते हैं। ये मुलाकात हुई कश्मीर में गुपकार गठबंधन के नेताओं की। मुलाकात के बाद कश्मीर के आला नेता सामने आए तो उन्होंने एक सुर में कहा कि 24 तारीख को वो पीएम की बैठक में शरीक होंगे और कश्मीर से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। मगर इन सब के बीच महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान का राग छेड़ दिया। पाकिस्तान से बात करने का बयान देकर महबूबा मुफ्ती ने बता दिया कि अब तो पीएम से उनकी एक मुलाकात जरूरी है। जम्मू कश्मीर में डायलॉग करें और सबके साथ करें और पाकिस्तान के साथ भी करें। कश्मीर के मसलों पर बात हो तो पाकिस्तान की बात, कश्मीर के लोगों की बात हो तो पाकिस्तान की बात, कश्मीर के कानूनों की बात हो तो पाकिस्तान की बात, कश्मीर के नेताओं की बात हो तो पाकिस्तान की बात। पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती को न जाने पाकिस्तान से कितना प्रेम है। गुपकार गठबंधन के नेताओं की बैठक के बाद जब वो सामने आई तो उन्होंने दो बातें की। पहली ये कि वो 24 जून को पीएम के निमंत्रण पर कश्मीरी नेताओं के साथ दिल्ली में होने वाली सर्वदलीय बैठक में हिस्सा तो लेंगी, लेकिन वहां दो मुद्दों पर बात होनी चाहिए। कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर बात होनी चाहिए और पाकिस्तान से भी बात होनी चाहिए। इस खिते में अमन लाना है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में। तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करें और सबके साथ करें और पाकिस्तान के साथ भी करें रेजोल्यूशन के लिए। लेकिन महबूबा की बात बीजेपी को चुभ गई। बीजेपी की ओर से सीधा संदेश दिया गया कि बंदूकों के साए में बातचीत नहीं हो सकती, वो कोई भी हो। कहां किससे कब बात करनी है, किस विदेशी मुल्क से बात करनी है, वो केंद्र सरकार का और भारत देश के विदेश मंत्रालय का तत्वाधान में आता है। वो हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री श्री जयशंकर जी और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय करना होता है। देश का विदेश मंत्रालय तय करना है कब किससे बात करनी है। लेकिन एक बात पक्की है कि बंदूक और बातचीत ये दोनों साथ साथ नहीं चल सकती। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की लड़ाई लड़ने वाले संगठनों ने भी महबूबा के बयान से नाराजगी जताई है। हमारे लिए कोई चौंकाने वाली बात नहीं है
क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम 2 मुद्दों पे बात करने जा रहे हैं। एक तो अनुच्छेद 370 की बहाली और पाकिस्तान से संवाद किया जाए। ये हमारे लिए चौंकाने वाली बात नहीं, क्योंकि इनका रुख ही यही रहा है। नाराजगी के स्वर अपनी जगह हैं, मगर महबूबा के बयान ने बता दिया कि 24 जून को सर्वदलीय बैठक में कश्मीर के नेताओं का राग क्या होगा। अलबत्ता फारूक अब्दुल्ला ने भी यही कहा कि उन्हें मौका मिला है देश के पीएम से कश्मीर की बात करने का, इस मौके को वो भुनाएंगे। कि वजीर आजम की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहां पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहां पे वजीर आजम साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें। कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के बाद गुपकार गठबंधन हुआ था। इस गठबंधन में वो सारी पार्टियां थी जो सियासी तौर पर एक दूसरे की मुखालफत करती रही हैं। गुपकार चाहता है कि आर्टिकल 370 बहाल हो, जम्मू कश्मीर फिर से स्वतंत्र राज्य हो। हम मांग कर लेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें दिया है, अगर वो वापस लिया गया, उसका कोई हिस्सा, कोई हक जरूर हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मांगेंगे कि हमें वो सब कुछ वापस मिलना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें दिया है। मतलब ये कि गुपकार गठबंधन की बैठक में इसी बात पर चर्चा हुई है कि पीएम के सामने जोशो खरोश से कश्मीर के पुराने स्वरूप की बात करनी है। हम आसमान के तारे तो मांगेंगे नहीं, लेकिन वही मांगेंगे जो हमारा रहा है और हमारा ही रहना चाहिए। कश्मीर की बात तो फिर भी समझ में आ रही है, लेकिन गुपकार गठबंधन के नेताओं के जुबान को तब काट मार जाता है जब महबूबा के पाकिस्तान के बयान वाली बात आती है। सवाल यह है कि कश्मीरियों की बात, कश्मीर की बात और वहाँ के कानूनों की बात के बीच में पाकिस्तान क्यों आया, और महबूबा पाकिस्तान प्रेम दिखाकर आखिर क्या जताना चाह रही हैं? श्रीनगर से शुजाउल हक और अशरफ वानी के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू, आज तक। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय किया है कि जबरन धर्मांतरण करने वाले गुनहगारों पर एनएसए लगाया जाएगा, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। मतलब यह कि यूपी के मुखिया ने बता दिया है कि ऐसे गुनहगारों की सलाखों से एक मुलाकात जरूरी है। यूपी पुलिस से साथ में हमारी बंद करे, क्यों नहीं खड़े वाले खोले, क्यों मेरे बच्चों का गला घोटा जा रहा है? क्या उनको फांसी दी जा रही है अंदर? धर्मांतर क्यों हो रहा है, क्यों करा रहे हैं? इनकी साजिश का कोई साजिश है इसको देश को इस्लामिक कंट्री बनाने की। या भी हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, कब तक चुप रहेंगे हम? जिन्होंने धर्म के नाम पर अधर्म का आडंबर रचा, उन पर कार्रवाई होगी। जिन्होंने मासूमों, मजलूमों, बेसहारों को भरमाया, उन पर कार्रवाई होगी। जिन्होंने असहायों का नाजायज फायदा उठाकर धर्म परिवर्तन कराया, उन पर कार्रवाई होगी। यूपी सरकार ने ठान लिया है कि धर्मांतरण करके कानून को कुचलने वालों की एक मुलाकात कानून से कराना जरूरी है। इसलिए यूपी सरकार ने तय किया है कि धर्मांतरण के मामले में दोषियों के खिलाफ एनएसए लगाया जाएगा। दोषियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, साथ ही दोषियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। इस आदेश के पहले ही यूपी सरकार की ओर से संकेत दे दिए गए थे कि धर्मांतरण कराने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एटीएस ने उसमें कार्रवाई करी है और जो गिरोह है उसको पकड़ा भी गया है और उनपे सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। अब विषय जो एक सामने आता है उसको देखना है, उसकी और जांच के साथ देखना है कि किस प्रकार से फंडिंग हो रही है। यूपी सरकार धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ सख्त है, लेकिन समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि यूपी सरकार में कानून व्यवस्था कहीं है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का कानून तो पहले से ही मौजूद है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी भी क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम हो रही है। चाहे महिला पर अत्याचार हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे कफन चोर हो। जनता की समस्या का तो समाधान पुलिस नहीं कर पा रही है, लेकिन हर घटना का राजनीतिक रूप रंग देना चाहती है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए चिंता की बात हो गई है।
इधर यूपी एटीएस धर्मांतरण कराने वाले आरोपियों के नेटवर्क को खंगालने में लगी है। उधर गिरफ्तार किए गए मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर कासमी के जरिए दिल्ली, एनसीआर और यूपी के अलग अलग हिस्सों में पड़ताल भी जारी है। कई जगह धर्मांतरण के खिलाफ लोगों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है, लेकिन हंगामा कर रहे लोगों को फिलहाल पुलिस ने रोक लिया। कोशिश यही है कि धर्मांतरण के जरिए अधर्म फैलाने वाले आरोपियों की मुलाकात सलाखों से जरूरी हो। दिल्ली से तंसीम हैदर के साथ आज तक ब्यूरो। देश में टीकाकरण महाअभियान शुरू हो गया है। कल पहले दिन रिकॉर्ड बन गया जब 86,16,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना का टीका लगवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कीर्तिमान से गदगद हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही रफ्तार बनी रही तो दिसंबर तक सभी को टीकाकरण का लक्ष्य आसानी से पाया जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच आपको यह भी बताते चले, राहुल गांधी की ओर से कुछ सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसको लेकर अब विवाद भी गहराता जा रहा है और बीजेपी, कांग्रेस इस मुद्दे पर भी एक दूसरे पर हमलावर हैं। सबको मुफ्त वैक्सीन अभियान की शुरुआत तो हुई है, लेकिन स्थिति कैसी है, कितना इंतजार करना पड़ रहा है, ये तस्वीरें आपको दिखाने के लिए काफी है कि किस तरीके से दिल्ली का ये वैक्सीनेशन सेंटर है जो कि पूर्वी दिल्ली में है और यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं। लगातार यहाँ पर लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वॉक इन वैक्सीनेशन है। करीब सुबह 8 बजे से हूँ लाइन पे, अभी तक देखो यहीं पे हूँ, कहीं बढ़ा भी नहीं अभी तक। अभी धक्का मुक्की हो रही थी, बाहर लंबी 1 किलोमीटर के करीब लाइन लग रही थी। इसके बाद देखा जाए ये सारे अपने अपने स्टाफ को अंदर किए जा रहे थे। टीकाकरण महाअभियान के पहले दिन सोमवार को उत्तर प्रदेश में 7 लाख लोगों को टीका लगाया गया। जुलाई तक यूपी सरकार ने 3 करोड़ लोगों को टीके लगाने का लक्ष्य रखा है। 20 जून से शुरू हुए महाअभियान के तहत टीकाकरण में उत्तर प्रदेश ने पहले दिन 6,90,000 वैक्सीनेशन दिए हैं। इसके साथ ही सरकार की तैयारी है कि जून में यही रफ्तार बनाते हुए 1 करोड़ को पार करना है। हम मौजूद हैं इंदिरा नगर के एक सीएचसी केंद्र पे, जहां आप देख सकते हैं लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है और यहां पर 18 और 44 से लेकर के 45 प्लस सभी लोगों का टीकाकरण हो रहा है। सरकार की कोशिश है कि जुलाई में प्रतिदिन औसत 10 से 12 लाख टीकाकरण के साथ में 3 करोड़ का आंकड़ा छुआ जाए। इसके लिए ब्लॉक स्तर पे छोटे छोटे क्लस्टर बना करके सरकार इस कवायद में है। न सिर्फ शहरी क्षेत्रों बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी टीकाकरण को बढ़ाना सरकार ने अपनी प्राथमिकता माना है। हरियाणा में सोमवार को 6 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा। 3,700 वैक्सीनेशन सेंटर पर एक दिन में टीकाकरण का रिकॉर्ड बन गया। सबसे ज्यादा वैक्सीन गुरुग्राम में लगाई गई। पंजाब की बात करें तो पंजाब में पहले दिन सिर्फ 90,503 लोगों को वैक्सीन दी गई है। हालांकि इससे पहले पंजाब सरकार लगातार ये आरोप लगाती थी कि केंद्र सरकार से वैक्सीन उनको मिल नहीं रही है। और अगर पंजाब के साथ हरियाणा की कंपैरिजन करें, हरियाणा की तुलना करें तो हरियाणा में पहले दिन 6 लाख, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि 6 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। टीकाकरण अभियान में फर्स्ट डे फर्स्ट शो की अपार कामयाबी देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गदगद हो गए। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण की संख्या खुश करने वाली है। कोविड-19 से लड़ने के लिए वैक्सीन
हमारा सबसे मजबूत हथियार बना हुआ है। उन सभी को बधाई जिन्होंने टीका लगाया और सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी बधाई। वेल डन इंडिया। 7 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों के मुफ्त टीकाकरण का अभियान चलाने का ऐलान किया था। राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम ने कह दिया था कि कोरोना के खात्मे के लिए देश कमर कस चुका है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। पीएम मोदी की अपील का असर हुआ। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए घरों से बाहर निकले। क्या शहर, क्या गांव और क्या कस्बे, हर जगह वैक्सीन लगवाने के लिए कतारें लग गई। देखते ही देखते एक दिन में सबसे ज्यादा टीकाकरण का रिकॉर्ड बन गया। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक। केंद्र सरकार खुश है कि 21 जून का टीकाकरण महाअभियान का पहला दिन सुपरहिट रहा, लेकिन विपक्ष को सरकार की यह खुशी रास नहीं आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र को कोरोना की तीसरी लहर के लिए आगाह करते हुए नसीहतें दे रहे हैं। वहीं दिल्ली और छत्तीसगढ़ की सरकारें टीके के स्टॉक पर सवाल उठा रही हैं। हिंदुस्तान ने एक दिन में कोरोना के 86 लाख से ज्यादा लोगों के टीकाकरण का रिकॉर्ड बनाया तो जरूर, लेकिन यह अभियान भी सियासत से बच नहीं सका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने श्वेत पत्र जारी कर दिया। राहुल गांधी के श्वेत पत्र में मुख्य रूप से केंद्र सरकार को 4 नसीहतें दी गई हैं। पहली ये कि सरकार ये पता लगाए कि कमी कहां रह गई। दूसरी बात ये कि तीसरी लहर से पहले ऑक्सीजन, दवाइयां और बेड्स की तैयारी हो। तीसरी बात यह कि छोटे व्यापारियों की मदद करे सरकार। और चौथी नसीहत यह दी गई है कि सरकार कोरोना फंड बनाए और जिनके घर मौत हुई है उनकी मदद की जाए। थर्ड वेव आने जा रही है। वायरस म्यूटेट कर रहा है और थर्ड वेव आएगी। और इसीलिए हम एक बार फिर कह रहे हैं कि सरकार को थर्ड वेव के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हॉस्पिटल बेड्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, दवाइयों की रिक्वायरमेंट है, जो सेकंड वेव में नहीं की गई थी, उनको थर्ड वेव के लिए बिल्कुल करना चाहिए। देश में एक दिन में टीकाकरण का रिकॉर्ड बना। राहुल गांधी ने खुशी जाहिर की, लेकिन लगे हाथ उन्होंने केंद्र सरकार को राज्यों से भेदभाव नहीं करने की नसीहत भी दे डाली। राहुल को जवाब बीजेपी से पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिया। हिंदुस्तान एक ही ऐसा देश है जहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल में पेमेंट के बेसिस पे वैक्सीनेशन हो रहा है। बाकी देशों में सब जगह फ्री वैक्सीनेशन है। प्रधानमंत्री जी पहले भी मार्केटिंग में घुस गए थे। थाली बजाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। कोविड को हमने हरा दिया, बाकी दुनिया में हमने वैक्सीन भेज दी। तो ये पहले भी मार्केटिंग में घुस गए थे और उसका नतीजा देश ने देखा है। लाखों लोगों ने उसका नतीजा देखा है। हिंदुस्तान में कुछ अच्छा होता है, जब भी हिंदुस्तान में कोई खुशी की बात होती है और भारतवर्ष अच्छा परफॉर्म करता है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों को चिढ़ होता है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी से रुका नहीं जाता है और राहुल गांधी कहीं ना कहीं उस पूरे विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक प्रश्न चिन्ह लगाने का काम करते हैं, एक अड़ंगा लगाने का काम करते हैं। टीकाकरण को लेकर राहुल गांधी केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर रहे हैं और अब बीजेपी उन्हें निजी तौर पर घेरने में लगी है। पार्टी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में लिखा, राहुल गांधी हमें बताएं कि क्या उन्होंने खुद को टीका लगवाया है, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा टीके के प्रति झिझक को बढ़ावा दिया है। क्या राहुल गांधी जी ने वैक्सीन ले लिया है? राहुल गांधी, आर यू वैक्सीनेटेड?
क्या प्रियंका वाड्रा जी ने वैक्सीन ले लिया है? प्रियंका जी आर यू वैक्सीनेटेड? रॉबर्ट वाड्रा वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है? बिकॉज जो कांग्रेस की फर्स्ट फैमिली है, क्या ये फर्स्ट फैमिली वैक्सीनेटेड है या नहीं है? दिल्ली में भी टीकाकरण को लेकर सियासत तेज है। आम आदमी पार्टी दिल्ली को कम डोज देने की शिकायत कर रही है, तो छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि उसके पास सिर्फ 3 दिनों का स्टॉक है। एक दिन पहले 692 डोज और अगले ही दिन 16,95,000 डोज। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। इस राज्य ने एक दिन में सबसे ज्यादा टीकाकरण का रिकॉर्ड बनाया है। मध्य प्रदेश ही नहीं, कई और राज्यों के पिछले 5 दिनों के आंकड़े देखने पर सवाल उठ रहा है कि महाअभियान को इवेंट बनाने के लिए कहीं पहले टीकाकरण की रफ्तार सुस्त तो नहीं कर दी गई थी। टीकाकरण के महाअभियान में मध्य प्रदेश ने बाजी मारी। एक दिन में सबसे ज्यादा टीका लगवाने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना, तो सबसे ज्यादा टीका लगवाने वाला जिला बना इंदौर। पहले आंकड़े देख लीजिए। 21 जून को मध्य प्रदेश में 16,95,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। ये संख्या भूटान, बहरीन, मॉरिशस जैसे देशों की आबादी से भी ज्यादा है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में देश भर में सबसे ज्यादा 2,12,086 लोगों का टीकाकरण हुआ। टीकाकरण महाअभियान में प्रदेश को नंबर 1 का खिताब हासिल होने से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी गदगद हैं। अब सवाल यह है कि क्या यूं ही मध्य प्रदेश ने टीकाकरण अभियान में नंबर 1 का खिताब ले लिया या इसमें कोई गोलमाल है? अब जरा आंकड़े देख लीजिए। 17 जून को मध्य प्रदेश में 1,24,000 लोगों को टीके लगे, जबकि 18 जून को सिर्फ 15,000 लोगों को टीके लगे। 19 जून को सिर्फ 22,000 लोगों को टीके लगाए गए। 20 जून को प्रदेश में टीके की सिर्फ 692 डोज दी गयी। अचानक 21 जून को महाअभियान वाले दिन 16,95,000 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगा दी गई। सवाल यह है कि क्या महाअभियान वाले दिन रिकॉर्ड बनाने के लिए कहीं हफ्ते भर से वैक्सीनेशन अभियान जानबूझकर सुस्त तो नहीं किया गया था? गोलमाल सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं हुआ, ये आंकड़े जरा देख लीजिए। कर्नाटक में 20 जून को वैक्सीन की 68,000 डोज दी गई, जबकि 21 जून को 11,22,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। बिहार में 20 जून को 1,30,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। 21 जून को 5,31,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। हरियाणा में 20 जून को 38,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी, लेकिन 21 जून को ये तादाद 4,97,000 हो गई। तो क्या इन राज्य सरकारों का ध्यान टीकाकरण से ज्यादा 21 जून के महाअभियान को इवेंट बनाने पर था? आंकड़ों पर नजर डालने के बाद ये सवाल तो बनता ही है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ देश में कोरोना के नए मामले कम हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही बढ़ती जा रही है। इस बीच रूप बदलता डेल्टा वेरिएंट भी डर पैदा कर रहा है। डेल्टा प्लस नाम के इस वेरिएंट से पहली मौत मध्य प्रदेश में हो चुकी है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि नया वेरिएंट वैक्सीन और इम्यूनिटी को भी बेअसर करने की ताकत रखता है। क्या ये डेल्टा प्लस का स्वागत है? क्या ये तीसरी लहर को दावत है? डेल्टा प्लस का डर फिर भी निडर। कोरोना वायरस लाइलाज है, ये सब जानते हैं, फिर भी आदत से इस कदर मजबूर हैं कि कायदे नहीं मानते हैं। वायरस को रोकने के कायदे भी ये खुद बनाते हैं और इनका माहौल भी खुद ही उड़ाते हैं। राजस्थान ने दूसरी लहर का कहर ऐसा देखा कि वहां शादी पर भी रोक लगा दी गई थी। अब जाकर इजाजत मिली तो नेताओं के ठुमकों ने पाबंदियों को तार तार कर दिया। यहाँ शादी में महज 11 लोगों की मौजूदगी की इजाजत है, मगर कांग्रेस राज में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा और कांग्रेस की विधायक इंदिरा मीणा ने भीड़भाड़ भरी शादी के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल में पलीता लगा दिया। वाराणसी में 2 घंटे के लिए मॉल, रेस्टोरेंट और बाजार क्या खुले, लोग बेकाबू हो गए। एक तो भीड़ भयंकर, उस पर मास्क और दूरी छूमंतर।
जब कोरोना प्रोटोकॉल के धागे इस कदर खोले जाएंगे तो रूप बदलते डरावने वायरस से हम और आप कैसे बच पाएंगे? सनद रहे कि देश में डेल्टा वेरिएंट का नया अवतार डेल्टा प्लस अपने पैर पसारने लगा है। अब तक महाराष्ट्र में ही डेल्टा प्लस के मरीज मिले थे। पहली बार उसके बाहर भी नए वेरिएंट ने लोगों को अपना शिकार बनाया है। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के 21 मरीज मिल चुके हैं। केरल में डेल्टा प्लस के 3 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं पहली बार कर्नाटक में नए वेरिएंट के 2 मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में 5 मरीज सामने आए हैं। इनमें से वैक्सीन लेने वाले 4 लोग स्वस्थ हैं, जबकि 1 की मौत हो चुकी है। नहीं, अभी तक जो 4 केस आए हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई थी और वो स्वस्थ हैं, उनमें ज्यादा प्रभाव नहीं कर वैक्सीन असर कर रही है। वैक्सीन पूरा असर कर रही है सभी वेरिएंट पे। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वैक्सीन एक सेफ है, सुरक्षित है और इस कोविड महामारी के बचाव के लिए सबसे अगर कारगर उपाय है तो वैक्सीन है। उसके बाद कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क लगा कर रखना, दूरी, बाकी जो कोविड की गाइडलाइन है उसको पालन करना। फिलहाल डेल्टा प्लस के बेहद सीमित सैंपल्स की जांच की गई है। वहीं डेल्टा प्लस को लेकर वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर शाहिद जमील ने सावधान करने वाली बात बताई है। उनके मुताबिक इस बात का अंदेशा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट इम्यूनिटी और वैक्सीन के साथ साथ पहले के इन्फेक्शन से विकसित इम्यूनिटी को भी धोखा दे सकता है। प्रोफेसर जमील ने कहा कि ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि डेल्टा प्लस में वो सारे लक्षण हैं जो ओरिजिनल डेल्टा वेरिएंट में थे, लेकिन इसके अलावा K417N नाम का म्यूटेशन जो दक्षिण अफ्रीका में बीटा वेरिएंट में पाया गया था, उससे भी इसके लक्षण मिलते हैं। डॉक्टर जमील कोरोना वायरस के जीनोम स्ट्रक्चर की पहचान करने वैज्ञानिक सलाहकार ग्रुप के प्रमुख थे, जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उनका दावा चौंकाने वाला है। उनके मुताबिक ये जानकारी सामने आ चुकी है कि बीटा वेरिएंट पर वैक्सीन का असर कम होता है। वो डेल्टा और अल्फा वेरिएंट के मुकाबले वैक्सीन को चकमा देने में ज्यादा तेज हैं। ये भी सच है कि दक्षिण अफ्रीका सरकार ने ये कहते हुए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की खेप वापस कर दी थी कि ये वैक्सीन वहां के वायरस वेरिएंट के खिलाफ कारगर नहीं थी। जो मॉडलिंग स्टडीज से हमें ये पता चलता है कि इसमें इन्फेक्शन करने की क्षमता ज्यादा है, तो इसको एटलीस्ट हमें नजर रखते हुए जो हम जिस तरह का प्रिवेंशन प्रोसीजर्स हम अभी कर रहे थे या अभी भी थोड़ी महीने तक हम जो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे वो उसी स्ट्रिक्टनेस के साथ फॉलो करें। हमें पता है अभी बहुत कुछ लॉकडाउन का भी खत्म हो गया है, काफी जगह पर रीओपन हुआ है, स्कूल्स कॉलेजेस के अलावा जो अभी क्लोज है, लेकिन ऑफिसेज मॉल्स वगैरह ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ये सारा कुछ ओपन अप हो गया है। तो इसके साथ साथ एक केयरलेसनेस में आ जाता है जो शायद ये कोरोना वायरस खत्म हो गया। अब मुश्किल ये है कि तमाम विवादों के बाद देश में मुफ्त वैक्सीनेशन रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार से हो रहा है। अगर रूप बदलता वायरस वैक्सीन को बेअसर करने लगे तो इसका असर पूरी कवायद पर पड़ सकता है। वही सवाल सिर्फ वैक्सीन के बेअसर होने का नहीं, सवाल इसका भी है कि अगर कोरोना होने के बाद शरीर में पैदा हुई इम्यूनिटी डेल्टा प्लस के आगे नाकाम हो जाए तो फिर इसका क्या इलाज है। At the moment we don't know whether this is spreading faster or creating more problems or whether the disease is more severe. That we don't have that much of evidence. But this indicates that we have to be very careful. Careful in the sense, say these newer versions may escape the vaccines that we have. अब तक राहत की एक ही बात है, ऐसे प्रमाण नहीं मिले कि डेल्टा प्लस वेरिएंट अपने पिछले अवतार डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले तेजी से फैलता है या नहीं। मगर देश में इसके मरीजों की तादाद धीरे धीरे बढ़ रही है और दूसरी लहर के काबू में आते ही जिस हद तक लापरवाही बेकाबू हुई है, उससे तीसरी लहर और डेल्टा प्लस के कहर को रोकना मुश्किल हो जाएगा। मुंबई में पंकज उपाध्याय और दिल्ली में स्नेहा मुर्दानी के साथ मिलन शर्मा, आज तक। वैक्सीन का मतलब कोरोना के भय से मुक्ति, वायरस के खिलाफ एक सुरक्षा कवच, लेकिन डेल्टा प्लस की नई मुसीबत सामने आ गई है। महाराष्ट्र में इसके सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने तो तीसरी लहर को लेकर सावधान भी कर दिया है। कोरोना की दूसरी लहर तो थम गई, लेकिन अब एक दूसरा खतरा सिर उठाने लगा है। वो खतरा है कोविड-19 वायरस के डरावने अवतार
डेल्टा प्लस का। महाराष्ट्र और केरल के अलावा कर्नाटक में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक करीब 7,500 सैंपल की जांच में महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 मरीज मिले हैं, जिसमें रत्नागिरी में 9, जलगांव में 7, मुंबई में 2 और पालघर, ठाणे और सिंधुदुर्ग जिले में 1-1 मरीज हैं। वहीं केरल के पलक्कड़ जिले में डेल्टा प्लस के 3 मरीज मिले हैं। कहना चाहूँगा कि करीबन 7,500 के सैंपल्स लिए गए। 15 मई के बाद यह प्रोग्राम शुरू हुआ है और इन सैंपल्स में 21 डेल्टा प्लस वेरिएंट आइडेंटिफाई हुए हैं। डेल्टा प्लस डेल्टा वेरिएंट का नया रूप है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट पहली बार भारत में ही मिला था। कोविड संक्रमण का सबसे ज्यादा शिकार रहे महाराष्ट्र में वायरस के नए स्वरूप के मरीजों के सामने आने से सरकार सतर्क हो गई है। मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। ये संक्रमित किन किन लोगों से मिले हैं, इसका पता भी लगाया जा रहा है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि उनका टीकाकरण हुआ या नहीं, कहीं उन्हें फिर से कोरोना का संक्रमण तो नहीं हुआ। कवायद ये जानने की है कि कहीं डेल्टा प्लस वेरिएंट टीके को चकमा देने में कामयाब तो नहीं हो गया। कोरोना का डर इतना है कि लेवल 1 अनलॉक में होने के बावजूद भी लेवल 3 के रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन अब महाराष्ट्र में 21 डेल्टा प्लस कोविड केसेस पाए गए हैं। डेल्टा वेरिएंट ये पिछले सेकेंड वेव में पाया गया था। डेल्टा प्लस एक नया जीनोम सीक्वेंसिंग है जो इस पूरे वायरस में पाया गया है। अब इसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। कोविड टास्क फोर्स का मानना है कि इस वायरस को, जो डेल्टा प्लस है वेरिएंट को भी सीरियसली लेना पड़ेगा। पिछले हफ्ते ही महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आशंका जताई थी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर की वजह बन सकती है। ऐसे में सरकार ने अभी से इंतजामों पर काम शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में थर्ड वेव का अनुमान जो हम लगा रहे हैं, उसका डैशबोर्ड एक देश में सर्वोत्तम डैशबोर्ड राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बनाया है, जिसके माध्यम से बेड्स, ऑक्युपाइड बेड्स, ऑक्सीजन की जो भी स्टेटस है और मेडिसिन की स्टेटस, ये सभी जानकारी एक क्लिक में उपलब्ध होगी। साफ है, देश में कोरोना की दूसरी लहर भले ही थम गई हो, लेकिन वायरस लगातार रूप बदल रहा है। एक तरफ वैज्ञानिक इलाज और बचाव के नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वायरस डरावना रूप ले रहा है। ऐसे में स्वच्छता, सामाजिक दूरी और मास्क के साथ साथ वैक्सीन की मदद से ही बचाव संभव है। मुंबई से मुस्तफा शेख, दिल्ली से मिलन शर्मा और लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक।